गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ये एक एनसीईआरटी का नोट्स है। आप जानते हैं कि कोई भी इस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें एनसीईआरटी नोट्स से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स की बात करें, जीके जीएस सेक्शन, तो वो आता है। तो उसमें हम लोग अभी हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। सिंधु की विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सिंध के मुल्तान शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अरबों के सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होती है। अगला शासक है महमूद गजनबी। 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासन था। गजनी साम्राज्य की स्थापना 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी। अल्पतगीन के पश्चात इसका गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनबी 998 ईस्वी में शासक बना। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि से विभूषित किया। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। तो ये आक्रमण भी पूछा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया था, तो 1026 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनबी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा बैहाकी जैसे विद्वान रहते थे। अल बरूनी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। किताबुल हिंद, या इसी को हम लोग कहते हैं तहकीके हिंद, अरबी भाषा में लिखी गई उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो तत्कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किताबुल हिंद जो ये पुस्तक है, ये किसकी रचना है, तो ये है अल बरूनी की। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा प्रदेश में हुआ था। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी ने किताबुल यामनी अथवा तारिक यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इसने शाहनामा ग्रंथ की रचना की थी। तो शाहनामा ग्रंथ की रचना पूछ ले आपसे, तो फिरदौसी ने की थी। महमूद के एक शाही लेखक बैहाकी को लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। उसने तारिक सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी है। महमूद की सेना में सम्मेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अब तीसरा शासक आया मोहम्मद गोरी। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे शहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मिनहाज सिराजकृत तबकाते नासरी में गोरी द्वारा किए गए भारतीय अभियानों का वर्णन मिलता है।
1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ के स्थानीय शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट मोहम्मद गोरी को परास्त किया। आइए अब देखते हैं मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। सबसे पहला प्रमुख युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध उसके अगले ही साल 1192 ईस्वी में हुआ, जिससे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। तीसरा 1194 में चंदावर का युद्ध जो मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में हुआ, इसमें भी गोरी की विजय हुई। गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर विजय प्राप्त करके नालंदा एवं विक्रमशिला विहारों को नष्ट कर डाला। बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जो बिना युद्ध किए ही भाग निकला। खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम व सेनापति था। गोरी ने अपने भारत के विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। सल्तनत काल अब शुरू होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लगेगा, जो कि गोरी का गुलाम था। तो सल्तनत काल में सबसे पहला जो शासक था वो उसके हम देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में, फिर आराम शाह आया 1210 से 1211 ईस्वी, फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, फिर रकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में आया, रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी, और आखिरी शासक जो था वो था कैकूबाद या क्यूमर्स 1287 से 1290 ईस्वी। तो सल्तनत काल में गुलाम वंश के शासकों में इतने शासक थे जिन्होंने शासन किए। अब सबसे पहला गुलाम वंश का जो 1206 से 1290 ईस्वी तक जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। भारत में तुर्की साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला व कुरान ख्वां मतलब कुरान का पाठ करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हाथियों के दान करने के कारण पील बख्श की उपाधि से सुशोभित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। कुतुब इस्लाम मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद मतलब गोरी के उत्तराधिकारी द्वारा ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान आधुनिक पोलों की तरह एक खेल था, खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश पढ़ते हैं। आराम शाह एक अयोग्य शासक था जिसको हटा के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यदि पूछा जाएगा कि कौन था तो वो इल्तुतमिश था। आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश सल्तनत की गद्दी पर बैठा। 1211 ईस्वी में ही राजधानी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली
स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और इलबरी तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश था। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 गुलाम सरदारों को एक गुट का गठन किया। इस संगठन का नाम तुर्की चहलगानी था। इल्तुतमिश मदगोरी ने इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ख्वारिज के भगोड़े युवराज जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। एकता व्यवस्था की भी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। निजामुल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थीं, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा। अब रजिया 1236 से 1240, यहाँ 13 लिखा है, गलत है। रजिया का पूरा नाम जलालत उद्दीन रजिया था। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थीं। दिल्ली के निवासियों, अधिकारियों तथा सैनिकों की सहायता से रजिया ने सिंहासन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया ने पर्दा प्रथा तथा को त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र धारण कर दरबार में जाना शुरू किया। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखनूर अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया ने कबीर खां अय्याज को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया तबर हिंद भटिंडा का इख्तियार था, जिसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1240 ईस्वी में कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। रजिया सुल्तान के बाद से अब देखिए बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। 1240 में रजिया की मृत्यु के पश्चात बहराम शाह सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु 1242 में इसकी भी हत्या कर दी गई। बहराम शाह ने बलवन को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। बहराम शाह के समय एक नए पद नायबे मामूलाकित का निर्माण किया गया और इस पर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। मसूद शाह ने बलवन को अमीर हाजीब के पद पर नियुक्त किया। बलवन के द्वारा किए गए एक षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति बलवन के हाथों में सौंप दी। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। सुल्तान नासिरुद्दीन ने बलवन को नायबे मामलिकात का पद और उलूग खां की उपाधि प्रदान की। सुल्तान नासिरुद्दीन ने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप पंजाब में शांति स्थापित हुई। मिन्हाज सिराजकृत तबकाते नासरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। अब
1266 से 1287 ईस्वी। बलबन इलबरी तुर्क था, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। मंगोलों ने बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेचा था। जमालुद्दीन ने बलबन को दिल्ली लाकर इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। 1266 ईस्वी में बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन इल्तुतमिश के उन तुर्की दासों में से एक था जिन्हें तुर्कानी चहलगानी कहा जाता था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कानी चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन ने स्वयं को नियामत एक खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। सुल्तान बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया। उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना को लागू किया। नौरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा शुरू की। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज मानता था। तुगरिल खां बंगाल का गवर्नर था जिसने बलबन के समय विद्रोह किया था। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर बरीद विभाग था। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने कैखसराव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र द्वारा खैसराव को डराकर मुल्तान भगा दिया और उसके स्थान पर कैकुबात को सुल्तान बनाने में सफलता प्राप्त की। कैकुबात के पश्चात क्यूमर्स कुछ समय के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह से गुलाम वंश कंप्लीट हुआ और आगे के मैं वीडियो में आपको आगे के जो वंश हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा मध्यकालीन इतिहास में। Thank you for watching my YouTube study channel Study with HR K।